नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है और पिछले 3-4 दिनों से बहुत चर्चा में है। मामला शुरू होता है कोटा कोचिंग हब कोटा से। कोटा शहर के जहां कोचिंग वालों ने एक कोचिंग शहर बसा रखा है, वहां 18 मार्च को शिवपुरी मध्य प्रदेश का जिला है, वहां के बैराड़ के रहने वाले रघुवीर धाकड़ ने विज्ञानपुरी थाने में, कोटा के विज्ञानपुरी थाने में एक एफआईआर लिखवाई। ब्रीफ में मैं आपको वो बता दूं कि घटना एक्चुअली क्या थी। एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी काव्या धाकड़, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसको उसकी मां शिवपुरी से लेकर कोटा आई थी और कोटा में उसने एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला में उसका एडमिशन करा दिया था। उसके बाद एक हॉस्टल में उसको रखा था, लेकिन बाद में यह हॉस्टल काव्या को पसंद नहीं आया, तो वो वहां से पारस हॉस्टल में, जो फिजिक्स वाला कोचिंग वालों का ये हॉस्टल था, पारस हॉस्टल में वो शिफ्ट हो गई। बराबर वो फीस का पैसा, किराया, जहां हॉस्टल में रहती थी उसका पैसा, खाने का पैसा, ये सब उसके अकाउंट में घर वाले ट्रांसफर करते रहे। लेकिन अचानक 17 मार्च को एक फोन आया जो ट्रू कॉलर पे फिजिक्स वाला यानी PW उसमें लिखा हुआ था, और उसमें एक फोटो आई जिसमें काव्या एक कुर्सी पर, उसका हाथ मुंह बंधा हुआ है, मुंह से खून सा निकल रहा है और सिर उसका नीचे है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत तकलीफ में है। और उसके बाद मैसेज में उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई पिता रघुवीर झाकड़ से। रघुवीर धाकड़ है, झाकड़ नहीं, धाकड़ है। रघुवीर धाकड़ से 30 लाख रुपए की रैंसम या फिरौती मांगी गई और यह कहा गया कि अगर ये फिरौती नहीं मिली तो वो काव्या की गर्दन काट कर तब फोटो भेजेंगे। खैर, उन्होंने लिखा भी कि नहीं साहब, मैं तो मामूली टीचर हूँ, 30 लाख मेरे पास नहीं है और मैं इंतजाम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब बहाना बनाते बनाते वो और उनकी पत्नी यानी काव्या की मां कोटा पहुंच गई। कोटा में विज्ञानपुरी में उन्होंने ये एफआईआर लिखवाई। हल्ला मच गया, चूंकि वहां सारे ही बच्चे देश के अलग अलग कोनों से आकर वहीं हॉस्टल में रहते हैं, वहीं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी करते हैं, वहीं नीट की तैयारी भी करते हैं। यानी डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री है कोटा। कहा यही जाता है कि फैक्ट्री है, लेकिन जहां 50,000 30,000 बच्चे कोचिंग ले रहे हों और उसमें से 150 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, तो कौन सा तीर मारा गया ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। न मैंने अपने बच्चों को कभी भी कोटा की इस मकड़जाल में भेजा। पुलिस नेचुरली एक्टिव होना था। लड़की किडनैप हो गई, कोटा से किडनैप हो गई, कोचिंग से किडनैप हो गई, हल्ला मच गया। सब बच्चे ही थे, अखबार रंगे जाने लगे और यहां तक हल्ला मचा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी बात की और ये कहा कि कुछ भी करके किडनैपर्स को गिरफ्तार किया जाए और काव्या धाकड़ को
जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। ये बात है 18 मार्च की। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले फिजिक्स वाला कोचिंग पहुंची। फिजिक्स वाला कोचिंग में इस नाम से ढूंढते 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 थक गए, लेकिन उसने वहां एडमिशन ही नहीं लिया था। वहां तो कोर्स की जानकारी करने वालों के भी नाम और नंबर लिखे होते हैं। वहां वो गई ही नहीं थी। माँ ने कहा कि हम यहीं ले आए थे, लेकिन हमारे ख्याल से वो माँ को चकमा देकर घूम टहल के वापस आई। दूसरा पड़ाव पुलिस की टीम का पारस हॉस्टल। पारस हॉस्टल में भी वही बात। लड़कियों के बारे में ज़्यादा संवेदनशील होकर ये हॉस्टल वाले या पीजी वाले उनका पूरा डाटा, रिकॉर्ड, पेरेंट्स के नंबर, ये सब रखते हैं, ताकि कोई बात होने पर, कोई नेगेटिव बात होने पर, सुनी जाने पर, देखे जाने पर वो घर वालों को इन्फॉर्म कर सकें। वहाँ भी वही हुआ। वहाँ भी अगर कोई इंक्वायरी के लिए आता है कि भाई कितना पैसा लगेगा, क्या खाना मिलेगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उसका भी नाम पता नोट किया जाता है, मोबाइल नंबर नोट किया जाता है। वहाँ भी इस नाम की किसी लड़की की कोई एंट्री रिकॉर्ड्स में नहीं थी। माँ बार बार यही कह रही कि नहीं, मैं आई थी और मैं फला टाइम में आई थी और 2023 के अप्रैल में आई थी, फिर अगस्त में आई थी और यहीं करा कि मैं चली गई थी। और उन्होंने मैसेज दिखाए, रुपयों का यानी पैसों का ट्रांजैक्शन दिखाया कि फला तारीख को इस फिजिक्स वाला कोचिंग की जो एनुअल फी, वो मंथली फीस है, इतनी फीस है, ये मैंने ट्रांसफ़र की। पारस हॉस्टल का जो पैसा है, ये दोनों बातें सही थी। फीस भी एग्जैक्ट थी और हॉस्टल की जो हर महीने की फ़ीस होती है वो भी सही थी। और वो पूरा पैसा पिछले 8-10 महीने से, 12 महीने से, 10 महीने से उनको माँ बाप ने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन नाम कहीं नहीं मिला। पुलिस ने फिर पीछे की तरफ देखना शुरू किया और एक टीम भेजी गई इंदौर में भी 1 साल पहले उसने कोचिंग की थी। कोचिंग में उसने शिकायत की कि 2 लड़के उसका पीछा करते हैं, फिर उसको नंबर उसका ट्रैक करके उसके नंबर पर उसे तंग करते हैं। इस बात की इसने FIR भी लिखवाई थी और फिर उज्जैन से इंदौर से वापस आ गई थी अपने घर शिवपुरी। एक टीम इंदौर गई, वहाँ भी ये सब डिटेल पता लगी कि साहब इस कोचिंग में पढ़ती थी, 6 महीने पढ़ी, उसके बाद ये शिकायत की इंदौर पुलिस को, उसके बाद वापस घर चली गई। इससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लगा। इस बीच में फिर उसी नंबर से, और उस नंबर की लोकेशन जिस नंबर से ये मैसेज और फोटो आए थे, वो जयपुर उसकी लोकेशन आ रही थी। जयपुर पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, कोटा की पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, उज्जैन की पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, शिवपुरी की पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। अखबारों में, टीवी में ये सब लिखा जाने लगा। खैर, ये सब हिस्ट्री आपको सबको पता हो गई होगी, हमारे सुधी श्रोताओं को, कि किस तरह से ये सूचना आई, किस तरह से अपहरण की फ़ोटो आई, फ़ोटो भी निकली है, सब चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन में है, पब्लिक की निगाह में है। पुलिस ने भी वो फिर सिम कार्ड को ही बेस बनाया। सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया, पता लगा जयपुर से ही खरीदा गया है। किसने खरीदा, क्या उसमें ID प्रूफ दी थी, इन सब से धीरे 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 पुलिस ने पता करना शुरू किया। और जिन 2 लड़कों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत उसने इंदौर में 1 साल पहले की थी, उनसे भी बातचीत की गई। उसका मोबाइल का CDR एक बार फिर से खंगाला गया और उसमें एक नंबर ऐसा आया जिसने चालाकी से 2 महीने पहले अपना मोबाइल बंद कर दिया था। यानी वो सिम कार्ड, पहले बहुत बात हुई लेकिन सिम कार्ड बंद हो गया। उसके बाद किसी नए सिम कार्ड से कॉल को छोड़कर इंटरनेट कॉलिंग पर तमाम बातें की गई थी। इसीलिए शुरुआती दौर में पुलिस
वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। जब उसे कहाँ से अपहरण हुआ, किसने अपहरण किया, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, कहाँ रहती थी, जब ये सब चीज़ें फेक मिली, उनकी माँ के बताए हुए स्थान पे कुछ भी सही नहीं मिला, तब पुलिस ने दूसरी तरह की जब विवेचना शुरू की, तब ये नंबर मिला। नंबर मिलते मिलते ये पता लगा कि ये हर्षित नाम के किसी लड़के का नंबर है। ट्रैक करते करते 2 अप्रैल को इंदौर पुलिस ने इनको इंदौर से ही गिरफ्तार किया। इंदौर में भी जो जगह थी वो थी देवगुराड़िया, खुड़ैल के आगे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास। काव्या की एक सहेली जो नर्सिंग कर रही थी वो रहती थी, वहीं लोकेशन मिलते मिलते वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनसे अभी डिटेल में पूछताछ चल रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया और कैसे, किस तरह से ये इतना सक्सेसफुल हुए कि 3 राज्यों की पुलिस किडनैपिंग की इस थ्योरी पर काम करती रही। हुआ यूं कि जब वो पहली बार नीट की परीक्षा में अपीयर हुई तो बुरी तरह से फेल हो गई, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई और मार्जिन से भी बहुत नीचे उसके नंबर थे। दोबारा उसने फिर यही कहा कि हम कोटा में ही पढ़ेंगे और कोटा से ही हम पास हो जाएंगे। ये वो अपना बच्चे हैं, अपनी अपनी बात वो बताते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो फिर उसे ये लगा कि शायद इस बार भी हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि मैं कोटा में कभी पढ़ी ही नहीं। शुरू में एक बार जब हमने एडमिशन लिया था, उसके बाद जब मैं माँ के साथ एडमिशन लेने गई थी तो माँ के साथ मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गई और माँ को बाद में फ़ोन से बताया कि मैं पारस हॉस्टल में रुकी हुई हूँ। लेकिन दरअसल मैं माँ के पीछे पीछे ही इंदौर लौट आई थी और इंदौर में जो पुरानी कोचिंग, जहाँ से 2 लड़कों की शिकायत करने के बाद मैं शिवपुरी अपने घर वापस आ गई थी, उसी कोचिंग में फिर से एडमिशन ले लिया और वहीं उसको अपना दोस्त हर्षित भी मिल गया। पुराना दोस्त, बॉयफ्रेंड कह लें, कुछ भी कह लें, वहाँ वो भी मिल गया। वो भी नंबर 1 का झुट्ठा। उसने भी अपने घर को यही बताया, घर में, कि वो कोटा में पढ़ रहा है। वो भी उसी तरह की फीस और रहने का सब अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसा लेता रहा और यही झूठ बोलकर काव्या भी अपने पिता से कोटा की कोचिंग के नाम पर, कोटा में रहने के नाम पर पैसा मंगाती रही। लेकिन रह ये दोनों के दोनों इंदौर में रहे थे। हालांकि बाद में, अभी इस किडनैपिंग वाले ड्रामा से पहले, 1 महीने पहले, हर्षित ने अपने भाई को बता दिया था, क्योंकि धीरे धीरे भाई और पिता, हर्षित के भाई और पिता दोनों ही जवाब सवाल करने लगे थे। कहाँ पे है, कितनी दूर है, और कौन कौन है, किसी का नंबर दे दो, जैसा सामान्य रूप से पेरेंट्स करते हैं। उसको लगाया कि अब एक झूठ को डिफेंड करने के लिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है कि अपने भाई को ये बता दूं कि मैं बहुत सीरियसली पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कोटा में नहीं हूँ, कोटा बहुत सूट नहीं किया, मैं यहीं इंदौर आ गया था, इंदौर में पढ़ाई कर रहा हूँ। बातचीत में एसपी के अनुसार, जो एसपी उज्जैन और बाद में कोटा की एसपी अमृता दुहन, बहुत मेहनत की उन्होंने। आपने बार बार उनके बयान और उनकी फ़ोटोग्राफ टीवी और अखबारों में देखी होगी। उन्होंने बहुत मेहनत की। तो उन्हीं के अनुसार काव्या और उसके दोस्त हर्षित और ब्रिजेश ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और 1 महीने पहले से ही, सबसे पहले तो ये देखा कि डायरेक्ट एडमिशन, यानी बिना कंपटीशन दिए हुए, बिना कोई मेहनत किए हुए, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है कि बस हम घुसें और एमबीबीएस की डिग्री लेके वापस आएं।
तो उन्हें एक मेडिकल कॉलेज रूस में दिखाई दिया और खर्चा उसमें 30 लाख रुपए बताया। काव्या ने कहा कि साल भर से लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिस दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा बहुत बुरा हाल होगा हम लोगों का। उससे अच्छा ये है कि तुम भी 30 लाख का इंतजाम करो, मैं भी 30 लाख का इंतजाम करती हूँ और हम दोनों लोग रूस चलेंगे, वहीं पढ़ेंगे और वहाँ से भी माँ बाप को बताते रहेंगे कि फलां मेडिकल कॉलेज में है, ढेकाना मेडिकल कॉलेज में है, और फिर इकट्ठा MBBS करके डिग्री लेके वापस लौटेंगे। पढ़ाई में भी शॉर्टकट, एग्जाम न देना पड़े और MBBS की डिग्री मिल जाए। काव्या ने बताया कि मेरे पिता ने एक प्लॉट बेचा है और करीब 50 लाख रुपए उनके पास हैं, 30 लाख वो आराम से दे सकते हैं। ये सुन के हर्षित और ब्रजेश ने ये कोशिश की कि इसकी फोटो और वीडियो इस तरह से बनाई जाए कि घर वाले देख के तुरंत 30 लाख रुपए दे दें, और फिर काव्या की ब्रजेश के कमरे में ही एक कुर्सी में काव्या को बांध के एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ बनाई गई और ये प्लान किया कि इस वीडियो को, इस फोटो को अगर हम यहाँ इंदौर से भेजेंगे तो पकड़े जाएंगे। वहाँ से ये लोग 18 मार्च को इन्होंने नई सिम ली और वहीं से छात्रा के पिता को मैसेज किया मैं उस फोटोग्राफ के। उसके बाद जयपुर से कॉल करने के बाद 19 मार्च को वापस इंदौर पहुंच गए। इंदौर पहुंच के जब इन्होंने टीवी देखा तो हर तरफ नीट की छात्रा काव्या थापड़ की किडनैपिंग, ये देखते ही वो घबरा गए और दोनों डर गए। 19 की रात को ही दोनों इंदौर स्टेशन पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठ गए कि अब पुलिस एक्टिव हो गई होगी और पुलिस तो पुलिस है, पहुंच ही जाएगी, क्योंकि प्लानिंग के समय में इन लोगों ने तमाम क्राइम के सीरियल्स देखे थे। काव्या ने, हर्षित ने और हर्षित के दोस्त ब्रिजेश ने, और सारी मतलब पुलिस कैसे एक्टिव होगी, क्या क्या चीज़ पुलिस जिन पर जोर मारेगी, CDR पे मारेगी, नंबर पे मारेगी, लोकेशन पे मारेगी, पैसा निकालने जाएंगे तो ATM पर जोर मारेगी, ये सब चीज़ें एक एक बारीकी इन्होंने 1 महीने में समझ ली थी। तो ये समझ गए कि पुलिस हो न हो 2-1 दिन में हमारे तक पहुंच जाएगी, जब टीवी और अखबारों में इस कदर इस किडनैपिंग के बारे में लिखा जा रहा है। तो 19 की रात को ही 18 की शाम को घर वालों ने विज्ञानपुरी थाना, जो विज्ञान नगर थाना कोटा का है, वहाँ किडनैपिंग लिखा दी थी और किडनैपिंग के लिखाते ही शोर हो गया सब जगह। तो 19 को ही रात में ये दोनों इंदौर स्टेशन पहुँचे और वहाँ से चंडीगढ़ की ट्रेन बैठ गए, जहाँ से दोनों अमृतसर पहुँच गए। 7-8 दिन वहाँ गुरुद्वारे में गुजारे। खाना फ्री है, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन वही है, पैसा कुछ न कुछ तो खर्च करना पड़ता था। 28-29 की रात को ये वापस इंदौर आ गए कि 1 to 1 किसी से बातचीत करके और कुछ पैसे का जुगाड़ करेंगे तभी हम लोग दूर निकल सकते हैं, वरना पुलिस इतनी इस विसिनिटी में तो हमको पकड़ ही लेगी। उसके बाद इंदौर में देवगुराड़िया से आगे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास काव्या की एक सहेली के यहाँ वो रुक गए, और इसी दौरान पैसों की थोड़ी तंगी हुई थी। पैसा इधर उधर से मांगने के चक्कर में पुलिस ने लाइव लोकेशन ढूंढी और वहीं से मंगलवार यानी 2 अप्रैल को इन्हें हिरासत में ले लिया गया। कोटा के SP अमृता दोहन फिर बताती हैं कि 2020 में वो कोटा से ही 12वीं की पढ़ाई करने यहाँ आई थी। इसके बाद 2021 में उसने एक कोचिंग संस्थान में मेडिकल की तैयारी के लिए एडमिशन लिया। 1 साल वहाँ पढ़ाई की, लेकिन उसका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ और इसी बीच उसने अपना जो तमाम FIR भी कराई, जैसे इंदौर में कराई थी। 2023 में पिता ने फिर कहा कि कोई बात नहीं है,
अब की बार जाओ, तुम मेहनत करती हो, जैसा तुम बताती हो कि मेहनत करती हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसने कोटा में एडमिशन नहीं कराया। 3 दिन इधर उधर रुकी और उसका वहाँ से वो सीधे इंदौर चली गई और इंदौर में उसी कोचिंग में उसने एडमिशन लिया जहाँ वो पहले पढ़ चुकी थी। और फिजिक्स वाला कोचिंग के नाम पर ही वो फीस और पारस हॉस्टल के नाम पर उसका किराया वहाँ से लेती रही। फिर जैसा मैंने कहा कि पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और दोबारा वो समझ गई थी कि इस बार भी सिलेक्शन मेरा होना मुश्किल है। तो फिर वही झूठ बोलकर दोस्त के साथ वो फिर इंदौर आ गई। इंदौर में दूसरा सिम कार्ड खरीदा और उसी सिम कार्ड पर उसने फिजिक्स वाला लिखा उसे, ताकि ट्रू कॉलर पे वो फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के नाम से अगर कोई कहीं करे फ़ोन तो वो रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद फिर बाकी तो इतना हल्ला हुआ कि वो भाग नहीं पाए और पकड़े गए। तो ये इस तरह एक इस समय जो सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली जो अपराध की खबर थी, वो यही खबर थी जिसका पटाक्षेप अभी 2 दिन पहले 2 अप्रैल को हुआ है। आज की घटना देखिए, आज की घटना कोटा के बारे में मैं क्या कहूँ। कोटा में हर हफ्ते या 10 दिन बाद किसी न किसी बच्चे के आत्महत्या करने की खबर आती है। संसद में हंगामा हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हो चुका है। अखबार कोटा के किसी बच्चे के मरने पे रंग जाते हैं। 2 चीज़ें, साइकोलॉजिस्ट के बड़े भारी भारी बयान आते हैं मनोवैज्ञानिकों के कि ये सब माँ बाप के अत्यधिक प्रेशर और एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है और उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के चक्कर में बच्चे भी उन्हें सही बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और जब उन्हें लगता है कि हमने जो बातें बताई हैं रिजल्ट के साथ वो सब बातें गलत हो जाएंगी, फिर वो उसी में अवसाद में, डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बच्चों पर जो प्रेशर है, सबसे बड़ा कारण बच्चों पर प्रेशर ही है। नहीं जाओ वहाँ पे, पैसे की चिंता मत करना, हम पैसा 1 साल नहीं 2 साल लग जाए, जरूर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा पापा। क्या कहे वो कि नहीं साहब हमें बिल्कुल मत भेजिए, हमारा बिल्कुल नहीं होगा, हम यहीं लोकल ही पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये बच्चे कह नहीं पाते हैं और फिर इस एक्सपेक्टेशन को डिफेंड करने के लिए, माँ बाप की इस अपेक्षा को डिफेंड करने के लिए वो झूठ बोलते हैं और एक झूठ को प्रोटेक्ट करने में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और यही इस केस में हुआ कि नहीं, उन्होंने कहा कोटा में ही, कोटा से फलां की लड़की वहाँ कोटा से आई थी उसका हो गया, फलां की कोटा से आई थी उसका हो गया। ये जब किस्से कहानी घर में रिश्तेदार घर वाले सब जिक्र करते, उनका नहीं बेटा कोटा ही जाओ। कोटा में एडमिशन नहीं लिया, पहला झूठ बोला कि नहीं हम कोटा में ही पढ़ रहे हैं, PW में, और पढ़ रही थी इंदौर में, एक झूठ बोला। अब जब वहाँ से कहा बेटा बताओ कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा इतने पैसे हैं, आप चाहें तो इसको चेक कर लें इंटरनेट पर, इतना ही पैसा मंथली लगता है। दूसरा झूठ, पारस हॉस्टल की बात। तीसरा झूठ कि हर कोई आजकल, मान लिया घर में उसकी कज़न्स हैं, उनको माँ बाप ने वाहवाही में बताया कि PW में पढ़ रही है, पारस में रह रही है, तो वो सर्च जरूर करेंगे कि कैसा है, कितना पैसा लगता होगा, कोचिंग में कितना पैसा लगता है। तो इसलिए नाम वही झूठ बताकर, ताकि कोई और सर्च करे तो उसका ये ना साबित हो कि ये गलत बोल रही है। लेकिन एक न एक दिन तो ये होना ही था कि पोल खुलनी ही थी। उसको भी पता था कि वो पढ़ नहीं पा रही है, या वो पढ़ने के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है कि नीट के एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो, क्लियर कर सके। तो ये सच्चाई तो उसी बच्चे को पता होती है जो पढ़ता है। उसने कहा अब की बार फिर नहीं होगा। पिताजी बिल्कुल मुंहमांगी रकम देते जा रहे हैं और डॉक्टर बन के ही निकलना है। तो फिर वो कामचोरी की उस प्रवृत्ति से ढूंढना शुरू किया कि डायरेक्ट कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो रूस के सिवा
कोई दूसरा रिजल्ट गूगल बाबा ने सर्च करने पर नहीं बताया। खर्चा भी उसमें 30 लाख रुपए था। दिमाग दौड़ाया कि पापा का प्लॉट जो बिका है उसमें 50 लाख रुपए मिले हैं, तो वो 30 लाख आराम से, इतना चाहते हैं मुझे कि 30 लाख आराम से दे देंगे। दोस्तों से शेयर किया और ये कहा कि बिल्कुल पैसा मिल जाए सीधे। अच्छा, उसके लिए पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया उसने कि एक बार पासपोर्ट मिल जाएगा, एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वीज़ा तुरंत मिल जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, तब पापा को बताएंगे कि हम रूस में MBBS कर रहे हैं। लेकिन पापा पापा थे, वो भी खूब अच्छी तरह जानते थे। जब 30 लाख मांगा गया तो उन्होंने शुरू किया कि मैं टीचर हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है। अब उधर से जो फेक किडनैपर था, ये तो कह नहीं सकता कि 50 लाख रुपए की ज़मीन बेचे हो, 30 लाख रुपए ला के दे दो, क्योंकि तब फौरन शक हो जाता कि बेटी को छोड़ के ये बात किसी को पता नहीं है। फिर एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ, और इसीलिए ये पूरा ड्रामा रचा गया। झूठ आप जानते हैं बहुत दिन तक नहीं टिकता, कभी न कभी, चूंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं, तो कभी न कभी वो धम्म से जमीन पे ही आ जाता है और सब लोग देखते हैं कि ये झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। गलती यहां माँ बाप से हुई। मतलब अपनी लड़की को आपने कोटा, अनजान जगह पे, हालांकि ये उनके पास कारण था कहने का कि 1 साल पहले पढ़ाई कर चुकी है, लिहाजा गई है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन ना तो उन्होंने किसी टीचर का नंबर उससे लिया, ना हॉस्टल के केयरटेकर यानी वार्डन का नंबर उससे लिया, न ही कोचिंग संस्थान के मैनेजर का नंबर लिया। जब बच्चे अपने छोटे स्कूल में जाते हैं, प्रेप के बाद के क्लासेस में जाते हैं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन 2-4 बच्चों के पेरेंट्स के नंबर जरूर ले लेते हैं कि बच्चा आके बताएगा कि आज क्लास नहीं हुई, तो कम से कम वेरीफाई कर सकें दूसरे बच्चे के पेरेंट्स से कि क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी। टीचर्स के नंबर रखते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है, क्या बात है, इसके इंग्लिश में नंबर क्यों आए हैं। पेरेंट टीचर डे के दिन तो जाते ही हैं पीटी में बच्चे के साथ, लेकिन उसके अलावा भी फ़ोन करके, और वो अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं कि इनके पेरेंट्स जागरूक हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पता करते रहते हैं। तो माँ बाप ने बड़ी भारी गलती की कि कोई नंबर क्रॉस चेक करने के नाम पर नहीं लिया। नहीं तो शुरुआती दिनों में ही ये बात जब पकड़ जाती कि नहीं वो कोटा में नहीं इंदौर में है, लामहला वो बताती, जैसे ही लगता उसको कि अब झूठ हमारा पकड़ा जा रहा है, तो बता देती कि हमको माफ़ कर दीजिए पापा, हम वहाँ गए थे, मुझे लगा कि ये ठीक जगह नहीं है, तो मैं इंदौर आ गई थी और 1 महीने से फला कोचिंग में इंदौर में पढ़ रही हूँ। लेकिन साल भर एक झूठ को प्रोटेक्ट करते करते उसे ये लगा कि इतने दिनों से झूठ बोल रही हूँ, अब किस सच के साथ मैं अपने पापा को बताऊंगी या क्या बताऊंगी। इसलिए उसने रूस के उस मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा। तो पेरेंट्स से ये गलती कि किसी का नंबर नहीं लिया उन्होंने, कोई फीडबैक नहीं लिया उन्होंने, केयर टेकर से कभी, क्योंकि बच्ची, सबकी बच्चियां, कोई अपनी बच्ची के बारे में गलत नहीं सोचता है, लेकिन सशंकित तो रहता ही है ज़माने को देख के कि केयर टेकर से पूछती कि भाई खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तो वो बताता कि नहीं साहब अभी तो बाहर गई हैं, आई ही नहीं हैं। तो बस फिर फ़ोन करना शुरू, कहाँ गई हो, क्यों गई हो, कौन साथ में है, कितने बजे निकली थी, कब लौटोगी। बच्चियों का ज़्यादा ख्याल करती हैं और ख़ासकर माएँ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ लड़की की बात पर छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई और बीच में कभी कोटा जरूर जाना चाहिए था पेरेंट्स को। कहाँ पढ़ रही है, कैसे रह रही है, क्या खा रही है। और कोई भी कोचिंग संस्थान है वो अप्रिशिएट करता है कि अगर उसके घर वाले रोज़ रोज़, तो टोका टाकी से कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन महीने 2 महीने में कभी जाके पूछ लिया जाए कि हाँ भाई क्या परफॉर्मेंस है इसकी, जो आप इंटरनल जो पेपर्स कराते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स कराते हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, कितनी दूर है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी चिंतित होता है, लेकिन काव्या धाकड़ के केस में पेरेंट्स ने न कभी वो कोटा गए बीच में, न किसी से जानने की कोशिश की। और
इतना केयरलेस होकर उसे अपने हाल पर वहाँ छोड़ दिया कि इतना बड़ा ड्रामा हुआ। वैसे काव्या धाकड़ को कोई नहीं जानता, लेकिन आज पूरा देश जानता है कि नीट की तैयारी कर रही थी। जब उसको लगा, और झूठ बोल रही थी पेरेंट्स से, कोटा बता के इंदौर में रह रही थी, पैसा रेगुलर कोटा के नाम से ले रही थी। उसके बाद जब उसे लगा कि नहीं कर सकती कुछ, तो रूस में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपनी ही किडनैपिंग का ड्रामा रच के और 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसलिए पेरेंट्स को चौकन्ना रहना चाहिए। रहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सभी लापरवाह हैं, रहते हैं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना चाहिए और नज़र जरूर रखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों के बारे में थोड़ा विशेष आदमी ध्यान रखता है, परिस्थितियों को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए, लेकिन नज़र दोनों पर बराबर होनी चाहिए, वरना इसी तरह के धोखे किसी भी टाइम हो जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।